हाँ जी, yes, good morning. So in the previous class we have completed the topic that is act called Sale of Goods Act. Sale of Goods Act हमने complete कर लिया था. एक दो चीजें पेंडिंग है, वो हमने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ करेंगे. So from today onwards another new topic, another new act, and it is one of the, you can say that, important act and one of the biggest act आपके business law के course में. And that is, the name is Indian Contract Act 1872. We are going to start with a new topic, Indian Contract Act 1872. हाँ जी, प्लीज. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये जो टॉपिक है नो डाउट एग्जाम के एंगल से तो ज़रूरी है ही है, बट आपके लाइफ के एंगल से, आपके प्रोफेशनल एंगल से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी है. सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, आज हम बात करेंगे. आज पूरी क्लास ही इसी पे लगानी है. कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट दो टर्म्स हैं, उसके मीनिंग पे लगानी है. बट ये जो एक्ट है ना, इट इज़ अ जर्नल एक्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट. जब भी कहीं पे भी वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग कहां से लिया जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिया जाएगा. हाउएवर जहां कहीं पे स्पेसिफिक मीनिंग आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो फिर स्पेसिफिक मीनिंग विल प्रिवेल ओवर द जर्नल एक्ट. लाइक अगर मैं बोलता हूं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो यहां से लिया जाएगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड जो है, जो डीड में लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड जो होगी, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. वो कहां पे एप्लीकेबल होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एप्लीकेबल होगा. यानी पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप डीड जो है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. और डेली लाइफ में हमें मालूम नहीं है, नोइंगली अननोइंगली हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हैं डेली. अगर आप अपने घर से या इंस्टीट्यूट आ रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप मेट्रो पे आते हो, बस पे आते हो, या कैब पे आते हो, किसी भी चीज़ पे आते हो. मॉर्निंग में हमारे घर में न्यूज़पेपर्स आते हैं, मॉर्निंग में हमारे घर मिल्क आता है, दूध वाला दूध लेके जाता है, देके जाता है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर. तो डेली बेसिस पे आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होते हो, हमें पता नहीं है. तो वहां पे सब जगह पे कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है वो कहां से लिया जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. तो हर जगह पे, मतलब कहते हैं ना, हर तरफ तेरा ही जलवा. अभी आप ब्रेक में कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ खरीदने जाएंगे, तो वहां पे भी जो भी आप कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वहां पे भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. तो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी लाइफ में एक इनएविटेबल प्लेस है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो आज हमने इसी से स्टार्ट करना है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज बेसिक है और हमने मीनिंग डिस्कस करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके जो शुरू के 4-5 चैप्टर्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने कभी लॉ में पढ़ा हो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और नॉर्मली जो बीकॉम में पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में बीकॉम में ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है, लेकिन द थिंग इज कि सर उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है. हाँ, अगर आप ये ढंग से पढ़ लेते हो, जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, आपको मालूम है. अब आपको बीकॉम के लिए ऐसा इतनी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं. आप देखना 10 ईयर उठा के देखना, आपके सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन, मैंने आज तक बीकॉम कभी पढ़ा ही नहीं है, बट मैक्सिमम बच्चे यही आगे बीकॉम ऑनर्स तक के, आप तो बीकॉम की बात कर रहे हो, तो बीकॉम ऑनर्स तक के बच्चों को यहाँ से कवरेज सारी मिल जाएगी. ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से करना. और मजे की बात यह है कि ऐसे ऐसे टीचर्स धुरंधर बैठे हुए हैं जो 2 क्लासेस में इन चैप्टर को खत्म कराने का मादा रखते हैं. वो क्या करते हैं? मीनिंग बता देते हैं, कुछ मार्क करा दिया, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म है. बीकॉम में भी ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन द थिंग इज हमें बहुत वाइडर चलना है, इसमें बहुत टाइम लगेगा हमें. एंड आप ये मान के चलो कि अब ये चलता ही रहेगा, जब तक हमारा ये चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ ही कोर्स खत्म होगा. मतलब ये इतना बड़ा टॉपिक है. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अगर खत्म करना हो तो मैं भी 5-7 क्लास में कर सकता हूँ, बट उतने में तो मेरे 5 चैप्टर भी खत्म नहीं होंगे. ठीक है, बताने को बहुत कुछ है इसमें, समझने को बहुत कुछ है, आपको अच्छा लगेगा, आई होप सो. सो शेल वी स्टार्ट विद दिस एक्ट, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. वही सबसे पहले जो बचपन की बातें हमारी होती हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका हैप्पी बर्थडे, यानी किस दिन ये इफेक्टिव हुआ था? इट इज इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872. एंड वही सेम चीज, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के. क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, वहां पे जम्मू एंड कश्मीर का अलग से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. मैंने आपको बताया भी था, पहले भी बताया था
राइट, कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ स्पेशल स्टेट, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 370 वगैरह है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू हमने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट डिक्लेयर कर रखा है, एंड उनको हमने राइट्स दे रखे हैं कि आप अपने खुद के लॉज बना सकते हो, राइट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें, इट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872, राइट। तो ये दो चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है मैं आपको बताऊं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा है कि पूरा कोई नहीं कर सकता, हम सारे सेक्शंस नहीं कर सकते, राइट। हमें मेजर सेक्शंस करने हैं, एंड वैसे भी कभी भी, जैसे कंपनीज एक्ट है, जैसे टैक्स है, स्टूडेंट लेवल पे उतना बताया जाएगा जितना हमारे कोर्स में कवरेज है, ठीक है। जब प्रोफेशनल लेवल में आओगे तो और बहुत सारी चीजें आप खुद पढ़ोगे। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम कवरेज की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कवरेज की अगर हम बात करें, तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कवरेज की अगर हम बात करें तो दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1 जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 1 to 72, एंड पार्ट 2 जो है सेक्शन 124 to 238। किसी ने पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी पढ़ रखा है? किसी को कुछ मालूम हो? किस किसने बेटा? एक महिमा, 2, 3, 4, 5 बच्चों ने पढ़ रखा है। महिमा आपने कैसे पढ़ा है? मेरे से पढ़ा हुआ है, मेरे से पढ़ा हुआ है, बीकॉम ऑनर्स। दिल्ली में या वहां पे? कौन सा एक्ट पढ़ा था? और मैडम कॉलेज में पढ़ा है या सेल्फ स्टडी करी थी? हाँ, कॉलेज में पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था? अच्छा, गाने भी लगाएंगे ना खतरनाक, है ना, है ना। पढ़ाना छोड़ो, डांस करना शुरू कर दो। अरे नकुल बाबूजी हंसे, कल था ना मौन व्रत? अच्छा कल मौन व्रत था ना। देखो डॉली पार्ट 1 कह रही है, हंसा था कल, आवाज नहीं आई थी, आज आवाज आई है। दुनिया को चेंज करना है ना, गुड। हाँ जी, सो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कवरेज क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट में है। महिमा चेक करती रहो मैं ठीक बोल रहा हूँ ना सेक्शंस? है सही बोले ना? चेक करे, चेक तो कर लेती है, याद है? पुराने रजिस्टर चेक कर, ठीक लिखा है ना? चेक कर एक बार। नहीं एक बार चेक कर ले, सही लिखे हैं? चलो पक्का ना? देख लियो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, टू एयर इज ह्यूमन। सो मुद्दे पे आते हैं। जो पुराने स्टूडेंट है दोनों मेरे से पढ़े हुए हैं, ये ध्यान रख लेना, मैं तुमसे बड़े टिपिकल क्वेश्चन पूछूंगा तो तुमने एक बार पहले पढ़ रखा है, ठीक है। हाँ जी, सेक्शन 1 to 72 की बात करें तो जो कवरेज है, इट टॉक्स अबाउट जर्नल प्रिंसिपल्स। रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स। जर्नल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये जो सेकंड पार्ट है, इट टॉक्स अबाउट स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जर्नल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड पार्ट 2 जो है, इट टॉक्स अबाउट स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट के नाम है बेलमेंट एंड प्लेज, इंडेमनिटी एंड गारंटी, थर्ड है
लॉ ऑफ एजेंसी, राइट। हमारे सीएस फाउंडेशन में ये पूरा डाला हुआ है, सब कुछ पढ़ना ही है। जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सीए में जो आपका सीपीटी, अब तो फाउंडेशन हो गया है, सीपीटी में सिर्फ फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट आईपीसीसी में होता था। अभी सीएस फाउंडेशन का नया कोर्स मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है उसको, बट सीपीटी में ऐसा ही होता था कि पार्ट 1 जो है ना आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो आपका सीपीटी में, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है पहले पुराना, एंड पार्ट 2 जो है आईपीसीसी में, आई थिंक आज भी आईपीसीसी में तो सेम ही है, मेरे ख्याल से सेम ही है ना मैडम, ठीक है। तो आईपीसीसी में पार्ट 2 जो है वो स्पेशल टाइप्स, बट आप समझो डिफरेंस समझो, सीए और सीएस में ना, मैंने सबको मैं बोलता हूँ ग्रूमिंग में डिफरेंस है। हमारी ग्रूमिंग जो है वो मोर टुवर्ड्स लॉज है, तो हमारे लॉ पोर्शन हमेशा ज्यादा होंगे। आप देखो हमारा ये पोर्शन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वहां पे टैक्स की, अकाउंट्स की ज्यादा जरूरत है। तो हमारे यहाँ टैक्स और अकाउंट्स में उतनी डेप्थ इतनी नहीं है, नहीं जरूरत है, लेकिन हम पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि टैक्स में पढ़ाता हूँ, तो बट द थिंग इज वहां पे टैक्स की, अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, क्योंकि सीए इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग, सीए इज ऑल अबाउट, उसके नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है ना, ऑल अबाउट टैक्सेस। लेकिन हमारा लॉ पोर्शन जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तो इसीलिए, और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना, कल परसों ही बात हो रही थी मेरी एग्जीक्यूटिव के बच्चों से जो अभी फाउंडेशन पास करके गए हुए हैं, केडीए सर कंपनी लॉ पढ़ा रहे थे, तो कहते सर आप जब क्लास में, जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसको इतने स्ट्रांगली करना कि आपका कंपनी लॉ ना बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। मेन आपका कंपनी लॉ ही है, लेकिन बेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल आउट। मैं तुम हर बैच में यही चीज बोलता हूं, तो वो बच्चे, अभी आपको नहीं पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन यू फील, एक्चुअली में जब वहां जाएंगे ना, तो कहते हो जब सर, जब आप, अब केडिया सर कुछ पूछते हैं ना, लाइक उन्होंने पार्टनरशिप के बारे में पूछ लिया, या क्या पार्टनरशिप फर्म कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, नहीं बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो उसमें जब वो पूछते हैं तो हमें चीजें पता होती हैं, हमें रिकॉग्नाइज होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग कहाँ से लेना है, चीजें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। लेकिन जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा ना, उन्हें ढंग से मालूम नहीं है, लॉ की रिलेटिविटी नहीं आती, रिलेट नहीं कर पाते। तो ये चीज मैं आपको सबको बोल रहा हूँ, जितने भी एक्ट जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से करना, एग्जाम क्लियर हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन द थिंग इज जो आप आगे गेन करोगे ना वो आपके लिए ज्यादा है। अब हर जगह पे वहाँ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आएगा, कई जगह पे कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी आएगा, यूज करेंगे वहाँ पे, तो वो याद आप दोबारा कोई थोड़ी ना बताएगा आपको, आपको यहाँ से पता होने चाहिए। बेलमेंट टर्म आएगी, अब देखो याद है हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेलमेंट, लेकिन मैंने बोला था हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। अब देखो अब स्टेज आएगी, ठीक है, मैंने बोला था लॉ ऑफ एजेंसी, एजेंसी का मीनिंग कहाँ आएगा, इंडियन, मेनली ये देखो पूरा। तो चीजें हर जगह पे लिखी है, लेकिन उसको पढ़ाना कैसे है, कब कहाँ पे यूटिलाइज कराना है ना, वो एक टीचर को पता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोई चीजें वहां तो लिख दी, ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि उस टाइम पे आप उसकी कैपेबिलिटी नहीं रखते समझने की। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, अब यहाँ जब आधा पहुंचेंगे ना तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी स्टार्ट करा दूंगा साइड बाय साइड, तब तक हमारा इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा ना। इन्वायरमेंट में हम ऑलमोस्ट थर्ड खत्म होने वाला, फोर्थ और फिफ्थ ही रह गया, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब मैं नेगोशिएबल शुरू से करा दूं, फर्स्ट क्लास में नेगोशिएबल, तो बता रहा हूं सबके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, इतना सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है वो, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। सो लॉ को लॉ की तरह पढ़ना है, एक ही लाइन में बोलूंगा, लॉ को हिंदी की तरह नहीं पढ़ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई थिंक अब तो समझते होंगे कि लॉ की हिंदी क्या होती है और लॉ को लॉ की तरह पढ़ना क्या होता है, अभी पता चल जाएगा। और आज की क्लास तो टेलर मेड क्लास है उस चीज के लिए, राइट। सो जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, जब तक मैं स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करूंगा तब तक हम किस पार्ट के ऊपर है, पार्ट 1, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है क्या नहीं है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करनी है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है, इट इज गिवन, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेफिनेशन, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेफिनेशन है इन अ नेगेटिव सेंस, राइट। सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइन कर रखी है वर्ल्ड की बिगेस्ट डेफिनेशन इन अ नेगेटिव सेंस, मतलब उन्होंने डिफाइन करा है एक ही लाइन में। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन अग्रीमेंट, आपको लर्न करने में 1 घंटा लग सकता है, एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है सर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये देख लो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है ना। कितना मुश्किल होगा आपको लर्न करना, राइट। मेरे ख्याल से कोई भी लर्न नहीं कर पाएगा। ज्योति
नहीं कर पाएंगे ना? क्या कर पाएंगे? बोलती नहीं है यार लड़की। कर, सर तो कर पाएंगे, सर ने तो कर ली। आप बताओ अपनी बात। मैं कर लूंगी, है ना? ये हो गई? तो हो गई। मैंने बोला वर्ल्ड की बिगेस्ट डेफिनेशन इन अ नेगेटिव सेंस, लेकिन देखा जाए तो इसका मतलब छोटी सी डेफिनेशन है, बट इसका मीनिंग बहुत वाइड है। बिग थिंग्स कम्स इन अ स्मॉल पैकेजेस, है ना, कहते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सबसे सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट कह के हट गया, मैं ये हूं, अब समझ लो अपने आप। एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब, अब देखो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी ध्यान रखना, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, और वो अग्रीमेंट क्या होना चाहिए? इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट एंड देयर मस्ट बी इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो अब हमें दो चीजें समझनी है, जब हम उनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा उसका मीनिंग? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, राइट। तो इससे ये पता चलता है सर अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ेंगे अभी आगे। इसीलिए याद करो, जब मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो हमने बात की थी पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। मैंने बोला था कि उसका मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट लेना है, लेकिन इन्होंने लॉ में लिखा है अग्रीमेंट, वो लेमैन की भाषा में लिखा है पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट आज आपको पता चल जाएगा, और मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्यों है वो भी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो सर यहां पे दो चीजें हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट, एंड उस अग्रीमेंट का इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर ये दो पॉइंट प्लस हो जाएंगे तो सर फिर क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट एंड सच अग्रीमेंट मस्ट बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। बार बार बोलूंगा ये चीजें, ठीक है सर, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मींस एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है, कॉन्ट्रैक्ट मींस, ठीक है सर। सुनो तो सही, चार ऑप्शंस, एन अग्रीमेंट, बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। बोथ एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय, ठीक है सर। तो एन अग्रीमेंट प्लस उसकी इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, तभी वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक एक वर्ड पे ध्यान रखना, एंड में क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है सर। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसका मतलब हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी, अग्रीमेंट का मीनिंग क्या है एंड इनफोर्सेबल बाय लॉ का मीनिंग क्या है, राइट। तो सर पहले हम इनफोर्सेबल बाय लॉ को लिख लेते हैं। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मीनिंग क्या है? व्हाट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ? इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है एक ऐसा अग्रीमेंट विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस, which creates legal obligations, which creates legal obligations, obligations बोले या responsibility बोले, which creates legal responsibility, which creates legal obligation। obligation वर्ड का या responsibility वर्ड का मतलब क्या है? इस obligation या responsibility वर्ड का मतलब क्या है? ड्यूटी टू डू, ये लिख लो यहां पे, और ड्यूटी नॉट टू डू। ड्यूटी टू डू और ड्यूटी नॉट टू डू। ड्यूटी टू डू का मतलब क्या है? किसी काम को करना, पॉजिटिव एक्ट। ड्यूटी नॉट टू डू का मतलब है किसी काम को ना करना। यानी यहां पे जो ऑब्लिगेशन वर्ड है, ऑब्लिगेशन में दो चीजें आती हैं, ऑब्लिगेशन में दो चीजें क्या आती हैं? किसी काम को करना, किसी काम को ना करना, दोनों ही ऑब्लिगेशन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, समझेंगे हम लोग, ठीक है। ड्यूटी टू डू, ड्यूटी नॉट टू डू। कृतिका बहुत ध्यान से समझियो बेटा, ठीक है, तेरे को क्योंकि पता चलेगा। अब ड्यूटी नॉट टू डू, ये सिर्फ जो मैं जहां सर्कल बना रहा हूं ना उसका मीनिंग वहीं पे ही है। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया था, इसके पूरा मीनिंग है विच क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस कैसी? या तो ड्यूटी टू डू, ड्यूटी नॉट टू डू। ड्यूटी नॉट टू डू को लॉ में क्या बोलते हैं? लॉ में इस ड्यूटी नॉट टू डू को क्या बोलते हैं? अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये आगे यूज होगा जब हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना। अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग,
अभी के लिए अब्सटेन वाला वर्ड हमें जरूरत नहीं है, बट लिख लो, काम आएगा, फिर आप अपने आप निकालोगे। अच्छा सर, एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है? ऐसा अग्रीमेंट विच क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब क्या है? किसी काम को करना या किसी काम को ना, ड्यूटी टू डू और ड्यूटी नॉट टू डू। ठीक है, ड्यूटी नॉट टू डू को लीगली बोलते हैं अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, राइट। हम पहले तोड़ रहे हैं, पार्ट्स पढ़ रहे हैं, अब उन पार्ट्स को फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा रॉबर्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब आता है एक ऐसा अग्रीमेंट which creates the legal obligation। ठीक है सर। now what is the meaning of the term agreement? agreement क्या है? तो agreement जो है it is defined under section 2 clause E। agreement की जो definition है मैं यही लिखूंगा, agreement जो है it is defined, यहां जगह नहीं आएगी, it is defined under section 2 clause E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई। और आज जाते जाते सब हम ये दो डेफिनेशन लर्न करके जाएंगे। व्हाट इज एन अग्रीमेंट? अग्रीमेंट क्या है? तो अग्रीमेंट को डिफाइन किया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई एंड डिफाइन किया गया अग्रीमेंट मींस, मैं इस डेफिनेशन को तोड़ के लिखवा रहा हूं, एवरी प्रॉमिस और every set of promises, every promise or every set of promises forming consideration for each other। every promise or every set of promises forming consideration for each other is called an agreement। that is the definition of the term agreement। what is an agreement? every promise or every set of promises। इसका मतलब क्या है? agreement क्या है? agreement एक या एक से ज्यादा promises है। promise क्या, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है सर। अग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब सिंगल, सेट ऑफ प्रॉमिस का मतलब एक से ज्यादा। इसका मतलब अग्रीमेंट करते वक्त एक से ज्यादा चीजों के ऊपर प्रॉमिस हो सकता है। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग व्हाट? कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। यानी उस प्रॉमिस में क्या होनी चाहिए? कंसीडरेशन होनी चाहिए। What is the meaning of the term consideration? ध्यान सुनना, कंसीडरेशन को हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज डी में, डेफिनेशन आएगी। इसका जो लैटिन मैक्सिम है उसे बोलते क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, समथिंग कुछ भी हो सकता है, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है सर। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट। यानी प्रॉमिस एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, फॉर्मिंग कंसीडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, एनीथिंग कैन बी इन रिटर्न होना चाहिए, तो सर उसे हम क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अग्रीमेंट बोलेंगे। अब सर जो ये अग्रीमेंट है, अब इसको समझना है, तो अग्रीमेंट तो सबसे ज्यादा अग्रीमेंट ही होते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, बट अग्रीमेंट तो होते ही होते हैं। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन। अब यहां कंसीडरेशन वाला समथिंग इन रिटर्न, एनीथिंग इन रिटर्न। एनीथिंग का मतलब इट कैन बी मनी, इट कैन बी नॉन मनी, इट कैन बी इवन प्रॉमिस। एक ने प्रॉमिस किया, दूसरे ने भी उसके बदले में क्या कर दिया? प्रॉमिस। तो दोनों का क्या हो गया? कंसीडरेशन हो गया। नाउ अब मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं एग्रीमेंट को। जो ये अग्रीमेंट है, ये जो अग्रीमेंट है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट। अब ये जो अग्रीमेंट है, ये जो अग्रीमेंट है, ये दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट। तब जाके आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट।
अग्रीमेंट्स जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सोशल अग्रीमेंट एंड लीगल अग्रीमेंट्स। सोशल अग्रीमेंट एंड लीगल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट क्या है? सोशल अग्रीमेंट्स आर दोज अग्रीमेंट इन विच parties have no intention to create legal relationship. In which parties have no intention to create लीगल रिलेशनशिप, यानी ऐसे अग्रीमेंट जिनमें पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, उन अग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सोशल अग्रीमेंट्स बोलते हैं। सच अग्रीमेंट्स आर नोन एज सोशल अग्रीमेंट, जिसमें पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं होती है। ठीक है सर। व्हाट आर लीगल अग्रीमेंट्स? लीगल अग्रीमेंट्स क्या होंगे सर? पूरा सेम, बस क्या होगा? इन विच पार्टीज हैव intention to create legal relationship. In which parties have intention to create legal relationship, such agreements are known as legal agreements. बड़े ध्यान से समझना। What are social agreements? Social agreements are those agreements in which parties have no intention to create legal relationship. And अगर हम बात करें सर लीगल अग्रीमेंट्स क्या होंगे? ऐसे अग्रीमेंट्स जिनमें पार्टीज की इंटेंशन होगी टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। अब सुनना ध्यान से, एक दो एग्जांपल। आपने अपनी मम्मी को घर से निकलते वक्त बोला कि मम्मी मैं दोपहर को आऊंगा या आऊंगी, मेरे लिए मेरी फेवरेट डिश बना के रखना। मम्मी ने बोला ओके। ठीक है सर। जब दोपहर को गए तो मम्मी ने ड्यू टू एनी रीजन वो डिश नहीं बनाई। क्या आप मम्मी के अगेंस्ट कोर्ट में जाके स्यू कर सकते हैं? आप जाना चाहें तो भी नहीं जा पाएंगे। आपको गुस्सा आ गया, हम गुस्से में तो हम कुछ भी कर लेते हैं ना, फिर मम्मी पापा भाई बहन टीचर क्या कुछ नहीं समझ आते। आप जाना भी चाहे कोर्ट ना कहेगा पुट्ठे हो, लात मार के भगा देगा। क्यों? कहेगा आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये अग्रीमेंट है, बट ये अग्रीमेंट कौन सा है? सोशल अग्रीमेंट डज नॉट फॉर्म द लीगल रिलेशनशिप। तो ये अग्रीमेंट ही है, प्रॉमिस हुआ। ठीक है सर। एवरी प्रॉमिस, दोनों की तरफ से आपने कुछ बोला, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया, तो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट। कंसीडरेशन का मतलब मनी नहीं है यहां पे, ध्यान रखना। कंसीडरेशन में भी एनीथिंग। बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, सर पैसा कहां, वही तो बोल रहे हैं, आगे आएगा ना। दूसरा केस, सर आप इंस्टीट्यूट आने के लिए, और इंस्टीट्यूट आने के लिए जब चले आप तो मेट्रो में सवार हो गए। तो मेट्रो में जब सवार हो गए तो मेट्रो पे जब आप चढ़ गए ना तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब एक अग्रीमेंट हो गया, सॉरी। अब ये जो अग्रीमेंट हुआ, अब इसमें हुआ क्या? अब इसमें रास्ते में मेट्रो खराब हो गई। ठीक है सर। और रास्ते में जब मेट्रो खराब हो गई तो पीछे और कोई मेट्रो आ नहीं रही, आप फंस गए। अब आपको वहां से निकलना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट के समय मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनना, वैसे होगा नहीं प्रैक्टिकली ऐसा। गलत किराया कट गया, जितना उस स्टेशन तक कटना चाहिए था उससे ज्यादा कट गया। पॉसिबल है, मशीन है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल और दे दूंगा। तो मुझे ये बताओ
क्या यहां पे आप जो मेट्रो है उसको स्यू कर सकते हो कोर्ट में जाके? यस, यस, बिकॉज इट इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, इट इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। एंड यहां पे जो मेट्रो के साथ आपका अग्रीमेंट हुआ है वो कैसा हुआ है? लीगल अग्रीमेंट इन विच पार्टीज हैव इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल। और लेट से उल्टा भी कर सकते हैं ना। उल्टा क्या? सर आपने टिकट नहीं ली थी और आपके पास कार्ड भी नहीं था, पैसे भी नहीं है, मेट्रो वाले आपके साथ क्या करेंगे? कुछ जुर्माना लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? कर सकते हैं ना, इसका लीगली कर सकते हैं ना बाउंड। तो इसका मतलब यहां पे जो अग्रीमेंट मेट्रो के साथ आपका हुआ है वो क्या हुआ है? लीगल अग्रीमेंट। तो व्हाट इज लीगल अग्रीमेंट? जिसमें पार्टीज की इंटेंशन होती है टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, उनके लिए टर्म क्या यूज होता है? लीगल अग्रीमेंट यूज होता है। और एग्जांपल लेते हैं, बस पे चढ़े, बस से आ रहे हो, लेट से बस पे सवार हो गए, पटेल नगर की टिकट आपने 30 रुपए की ले ली, यहां तो टिकट पहले लेनी पड़ती है ना 30 रुपीज की। रास्ते में बस खराब हो गई, बस खराब हो गई, अब आप दूसरी बस में जाना चाह रहे हो। अब दूसरी बस दो हो सकती हैं, अगर आपने डीटीसी की बस पड़ी है तो डीटीसी पे ही चढ़ोगे, मान लो टिकट आपने ले ली, ठीक है। लेकिन अगर ब्लू लाइन पे चढ़ोगे तो ब्लू लाइन वाला तो उस टिकट को मानेगा नहीं मानेगा। तो आप उसे कह रहे हो भाई पैसे वापस कर थोड़े, वो पैसे वापस नहीं कर रहा। भाई मान लेते हैं अभी किराया 10 रुपए वाला ही लगा था और आपसे 30 ले लिए, तो आप 20 छोड़ के थोड़ी ना आ जाओगे, 20 वापस लेने हैं ना, वो दे नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या आपके पास राइट है कि आप डीटीसी से पैसा रिकवर कर सकते हो? यस। तो ये राइट क्यों आया? क्योंकि अग्रीमेंट क्या है? लीगल अग्रीमेंट। तो लीगल अग्रीमेंट कहां बनते हैं? ध्यान से सुनना, लीगल अग्रीमेंट कहां बनते हैं? एज अ जर्नल रूल बोल रहा हूं, ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, व्हेन देयर इज अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, एज अ जनरल रूल ऑलवेज रिलेशनशिप जो होता है वो लीगल रिलेशनशिप होता है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं होती, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बिटवीन द पार्टीज। यानी अगर पार्टीज में कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ हटके डिसाइड हुआ है तो फिर वो चलेगा, अदरवाइज कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर बाउंड टू बी अ लीगल अग्रीमेंट। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हमेशा क्या होते हैं? लीगल अग्रीमेंट होते। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, सोशल अग्रीमेंट एंड लीगल अग्रीमेंट। और एग्जांपल लेते हैं, लेट से मैंने आपको एक दिन कहा चलो बच्चों आज मूवी देखने चलते हैं, ठीक है सर, पार्टी मेरी तरफ से। तो अब हुआ क्या, मैंने आपको एक जगह बता दी, एक लोकेशन बता दी, मैंने कहा डिनर भी मेरी तरफ से, मुफ्त का माल, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या, मैंने आज अनाउंस किया परसों की टिकट के लिए, 2 दिन तक नालायकों ने खाना ही नहीं खाया कि अब सर का बिल बनवाएंगे, ठीक है सर। तो 2 दिन बाद यो हनी सिंह की तरह जेल लगा के, कलर करा के, आगे पीछे ऊपर नीचे, गर्ल्स यूं लिपस्टिक पोत के, सब घूमने के इरादे से सब पहुंच गए वहां पीवीआर के सामने, ठीक है। और जब सब पहुंच गए तो वहां पाया पुनीत सर ही नहीं है, आए ही नहीं। बहुत गुस्सा आएगा ना, सर आपने हमें बुलाया और आप खुद नहीं आए। अगले दिन सुबह क्लास में सब भड़के हुए आए और एक आदमी ने बोला हम सर आपके अगेंस्ट स्यू करेंगे। सर ने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली है ना, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है। तो सर को तो पता था कौन सा एग्रीमेंट है। तो उसी दिन मैंने बताया नालायकों तुमने ढंग से पढ़ना चाहिए, वो क्या है? सोशल। पार्टीज की जहां पे इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप की नहीं है, मतलब जहां पे हम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करो, जनरली जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं ये विद इन द रिलेशंस होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का रिलेशन है, तो जनरल रूल वहां पे जनरली हम सोशल एग्रीमेंट्स की, हम डेली बेसिस पे पापा हमारे, हम पापा को बोलते हैं पापा आज हम पढ़ लेंगे, पापा कहते हैं आज पढ़ना है, ये होमवर्क करके रखना है, वो भी एक एग्रीमेंट है। शाम को हम कुछ करके नहीं रखते, पापा हमारे अगेंस्ट स्यू करने चले गए, या पापा को हमने बोला पापा ये आज शाम को ना ये आइसक्रीम ले आना, ठीक है, शाम को लाना भूल गए तेरी की, चलो जी आज पापा के अगेंस्ट मोर्चा शुरू, कोर्ट में चले गए। तो लॉ इन चीजों को अलाउ नहीं करता, राइट। सोचो अगर लॉ इन चीजों को अलाउ कर देता, कुछ तो सन की होते पहुंच जाते, है ना। डिफरेंस समझ आता है?
अग्रीमेंट दो तरीके के हैं प्लीज, बट आप यहां देखो प्रॉमिस भी है प्लीज और कंसीडरेशन भी है। अच्छा और एग्जांपल देखो, विराट कोहली का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो। हाँ जी, एक दो कह रहे थे नहीं सुना। हाँ जी, ये लोग बीसीसीआई सुना है, क्या फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ क्रिकेट के बोर्ड फॉर क्रिकेट, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इन सारे प्लेयर्स का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है। और वो एक नॉर्मल वे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लीगल वे में भी कॉन्ट्रैक्ट ही नजर आएगा। अब समझना अग्रीमेंट कौन सा ये बताओ पहले आप, ठीक है। क्या लिखा होगा उनके कॉन्ट्रैक्ट में? क्या आप इंडिया की तरफ से खेलोगे? ड्यूटी टू डू। आप किसी और कंट्री की तरफ से नहीं खेलोगे, ड्यूटी। मैंने बोला था ना, प्रॉमिस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है सर। तो यहां पे एक बात बताओ, बीसीसीआई और इन प्लेयर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट, जो अग्रीमेंट हो रहा है, पहले तो अग्रीमेंट ही हुआ, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। कंसीडरेशन वो इंडिया की तरफ से खेलेगा और उधर से पैसा मिलेगा। तो सर ये अग्रीमेंट सोशल अग्रीमेंट है या लीगल अग्रीमेंट है? इसका मतलब कोई भी पार्टी ब्रीच करती है तो उनके पास राइट है कि वो एक दूसरे को कोर्ट में जाके स्यू कर। सेम आईपीएल जब होते हैं, ऑक्शंस होती है ना, ऑक्शंस, वही वाली ऑक्शन है जो हमने ऑक्शन सेल पढ़ना है, पढ़ेंगे, वैसी ही है। तो यहां पे ये लीगल अग्रीमेंट है, बात समझ आ रही है, क्योंकि यहां पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। अब मुझे आपसे ये चाहिए, अब एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, सोशल अग्रीमेंट्स एंड लीगल अग्रीमेंट्स। कैन आई से जितने भी लीगल अग्रीमेंट्स हैं, जितने भी लीगल अग्रीमेंट्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ऑल लीगल अग्रीमेंट्स आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन अग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब विच क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशन, कि दो पार्टीज आपस में जो भी अग्री कर रही हैं अग्रीमेंट में, अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। अगर ऐसा है अग्रीमेंट में तो उस अग्रीमेंट को स्पेसिफिकली हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो जितने भी लीगल अग्रीमेंट्स हैं दे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए सर जब हम बात करते हैं अग्रीमेंट वर्ड की, तो एज अ जनरल रूल नॉर्मली उस अग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, राइट। तो जितने भी ऑल लीगल अग्रीमेंट्स फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लीगल अग्रीमेंट का सेम मीनिंग है जो कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब लीगल अग्रीमेंट का ही वर्ड यूज नहीं होता, नॉर्मली वर्ड क्या यूज होता है? कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, इट इंप्लाइडली मीन्स, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि ये लीगल अग्रीमेंट है जिसमें पार्टीज की इंटेंशन है टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, राइट। तो ऑल लीगल अग्रीमेंट्स फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरा क्वेश्चन जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, बीच में नहीं बोलना। विच हैज अ वाइडर मीनिंग, विच हैज अ वाइडर मीनिंग, सोच के आंसर देना, कूदना मत। जिसने कुछ भी पढ़ रखा है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, सोच के, मुंह से कुछ तभी निकलना चाहिए, आप सोच लो किसका वाइडर मीनिंग है, अग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, सोच लो आप, क्योंकि नॉर्मली बिना सोचे आंसर जल्दी गलत निकलता है। सोच लिया? और सोच लिया नालायको? कनिका
नहीं बेटा, जिससे पूछ रहा हूँ वो बताए, मैं रीजन भी पूछूंगा अभी। अभी जून अटेम्प्ट, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट? कृतिका, युशिका, कोमल, सब बोल रहे हैं इसलिए? अरे वाराणसी भी आए हैं, कल कहां थे? परसों का शौक लगा, शौक लगा। ये तुम्हारे फीवर क्या फैशन की तरह चेंज होते रहते हैं क्या? फीवर होता है एक दिन, होता है फिर दूसरे दिन ठीक हो जाता है, फिर तीसरे दिन फिर हो जाता है। सुशील कुमार, क्या सोच के? निखिल, दीपक, जय हरियाणा, जम्मू, हाँ भाई, हाँ? शुभम, पीछे, प्रीति, सान्या, लास्ट क्लास कहां गायब थे? पार्टी में? ये पार्टी की उम्र है तुम्हारी? हैं? पढ़ने की उम्र है, नालायक हूं। हर्षिता, कॉन्ट्रैक्ट। ज्योति जी, आखिरी सब बोल रहे हैं इसलिए? बरखा, हाँ भाई, ओ जेपू प्रसाद, स्वाति, हाँ जी, ग्रेसी, क्यों? क्यों होगा? कि सब कह रहे हैं? अच्छा, बुक में लिखा है? अच्छा, क्यों लिखा है बुक में? सर वो तो आपको बता, आपने लिखा है ना? गुड, गुड आंसर, बुक में लिखा है। वेरी गुड। शीना, चेंज करा आंसर, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था। सोनीपत, पानीपत, रशिका, मनीषा, थोड़ी तेज बोलना लायक। अच्छा, एक मिनट। डॉली पार्ट 1 क्यों? Yes, that is the correct answer. There are two types of agreement: social agreements and legal agreements. Only legal agreements forms the contract. तो इसका मतलब which has a wider meaning? Agreement has a wider meaning than contract. So इसी को अगर sum up करें पूरे हमने हमारे conversation को, तो इससे एक हमारा you can say that phrase बनता है, can we say all contracts are agreements but all agreements are not contract? ये ना बीकॉम का 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। All contracts are agreements but all agreements are not contract. कमेंट करो इस पे। कमेंट क्या करना होगा? सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताना होगा, फिर आपको अग्रीमेंट का मीनिंग बताना होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मीनिंग बताना होगा, फिर उसके बाद आपको यह बताना होगा टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट, लीगल एंड सोशल, मीनिंग बताना होगा, एंड फिर बोलना होगा लीगल एग्रीमेंट्स ओनली फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, सोशल अग्रीमेंट्स रिमेन्स द अग्रीमेंट. सो वी कैन कंक्लूड दैट, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है बुक में, सो वी कैन कंक्लूड दैट कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है. कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते? फटाफट से, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते? सोशल अग्रीमेंट्स डज नॉट फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ओनली लीगल अग्रीमेंट्स कैन. बिकॉज उसका रीजन क्या है सर? लीगल अग्रीमेंट्स वही है जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या होते हैं? फिट होते हैं, इन्फोर्सेबल बाय. और पॉइंट समझ आते हैं ना लाइकों? अपने आप बताना, जब हमने बोला था पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट, बताओ उस अग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? तो वो क्या हो गया? तो मैंने बोला था अभी आप अग्रीमेंट का मीनिंग समझो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझेंगे तब आपको चलेगी अग्रीमेंट यहाँ पे. अच्छा एक बात हो, रियल लाइफ में बोलते हैं ना रेंट अग्रीमेंट, बोलते हैं ना रेंट अग्रीमेंट,
तो वो अग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है, लीगल अग्रीमेंट। पॉइंट समझ आता है? और रेंट अग्रीमेंट के लिए तो एक टर्म यूज होती है, और डीड वर्ड यूज होता है, रेंट डीड भी बोलते हैं, जैसे सेल डीड बोलते हैं ना, वैसे ही रेंट डीड बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में भी डिफरेंस है, बट सबसे पहला बेस क्या होगा? अग्रीमेंट ही होगा। इसका मतलब विदाउट अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार हम सम अप करते हैं। एक काम करो, पहले तो इतना सबने नोट कर लिया एवरीवन? ठीक है, ये बेसिक आपने सबने नोट कर लिया होगा, लिखें। इसके बाद लिखना ये जो टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट लिख लिया होगा। ठीक है, सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, we can say that only legal agreements can form the contract, can form या can become the contract. Only legal agreements can become the contract. So we can say, full stop डाल के, so we can say that all contracts are agreements, but all agreements may not be or will not be a contract. All agreements may not become a contract. कॉन्ट्रैक्ट तो सारे अग्रीमेंट होंगे ही, बट सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो लास्ट लाइन लिखेंगे, अग्रीमेंट हैज अ वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट हैज अ वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप। नोट लिखेंगे, NOTE, नोट। Normally, commercial transactions, normally in commercial transactions, comma, parties have intention to create legal relationship. Parties have intention to create legal relationship unless otherwise agreed between the parties. Unless otherwise agreed between the parties. Unless otherwise agreed. यानी एज अ जनरल रूल कमर्शियल ट्रांजैक्शन जब भी होगी तो पार्टीज की इंटेंशन होगी रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, बोलने की जरूरत नहीं है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अनलेस अदरवाइज अग्रीड का मतलब क्या है कि इवन दो कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक भाई ने दूसरे भाई से कोई गुड्स खरीद लिए, है तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन, लेकिन वो बोले कि यार कोई बात नहीं, अगर गुड्स खराब भी निकले तो मैं तेरे को स्यू नहीं करूँ, तो यहाँ पे अनलेस अदरवाइज में फॉल। बट एज अ जनरल रूल कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो सर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही बनेगा, अनलेस पार्टीज ने कुछ हटके डिसाइड ना किया हो। तो क्लियर है पॉइंट सबको एवरीवन? तो सर ये आपका मीनिंग था अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का। इज दिस पॉइंट क्लियर? एनी डाउट यू कैन आस्क। आपकी कोई समस्या, कोई पॉइंट पूछना हो पूछ। आई होप सो कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब मुझे अपने आप बताना, सुबह हमारे घर अखबार वाला आता है, दूध वाला दूध दे जाता है, या हम दूध लाते हैं खरीद के, पापा लाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है अग्रीमेंट है? कॉन्ट्रैक्ट है अग्रीमेंट है? खुल के बोलो, कॉन्ट्रैक्ट है अग्रीमेंट? कमर्शियल ट्रांसफर वो बात अलग है, हम स्यू करेंगे या नहीं करेंगे, बट लॉ ने हमें पावर दी है, वी कैन स्यू। लेकिन वो छोटी छोटी चीजें होती है तो उसके लिए हम इग्नोर कर देते हैं। सब्जी वाले के साथ सब्जी खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है अग्रीमेंट है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट से सारे कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट में हम एक अंकल चिप्स का सामान भी खरीद के ले आए 20 रुपए के, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें है नहीं, अगर एक्सपायरी डेट वाली दे दे, अगर राइट है ना, स्यू कर सकते हैं। दैट इज द थिंग। पॉइंट समझ आता है एवरीवन? सो
आई होप सो 2 डेफिनेशंस आपको लर्न होंगी। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मीनिंग क्या है? ये विच वर्ड किसकी बात कर रहा है? विच वर्ड किसको डिपेक्ट कर रहा है? अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो उसी से जोड़ दो, एन अग्रीमेंट विच क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब क्या है? ड्यूटी टू डू और ड्यूटी नॉट टू डू। यानी ड्यूटी टू डू का मतलब पॉजिटिव एक्ट और ड्यूटी नॉट टू डू का मतलब नेगेटिव एक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीजों को हो सकता है, के लिए हो सकता है। वो भी करना ही तो है, वो पॉजिटिव एक्ट करना है, वो नेगेटिव एक्ट करना है। ठीक है सर। और अग्रीमेंट में पॉजिटिव एक्ट के लिए भी अग्रीमेंट हो सकता है और नेगेटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी। जैसे मैंने आपको विराट कोहली या क्रिकेटर्स का एग्जांपल दिया, उसमें 2 चीजें जरूर लिखी जाती है। क्या? आप इंडिया की तरफ से खेलोगे एंड विदाउट परमिशन किसी और की तरफ से नहीं खेलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा पैसे देते, ज्यादा डॉलर देते तो खेलने चला जाएगा। बिग बैश में जो जाते हैं वो परमिशन लेके जाते हैं, बिना परमिशन के नहीं जा सकते। बीसीसीआई की परमिशन होती है। अगर बीसीसीआई मना कर दे, आप देखते हो आईपीएल जब खेलने आते हैं फॉरेनर्स प्लेयर जो फॉरेन, अगर उनका अपने नेशन के क्रिकेट बीच में होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इंग्लैंड वाले खासकर वगैरह, इनके छोड़ते नहीं है, वो ऑब्लिगेशन है उनकी। छोड़ेंगे नहीं तो स्यू कर देंगे उनके ऊपर। सबके लिए होता है, सबके लिए है वो, सबके लिए है वो, सबके कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे होंगे ना, ऑब्वियसली होगा। यार ये तो मेरा इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, अगर ऐसा मेरे साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप हमारे यहां पढ़ाओगे, इस ड्यूरेशन में आप किसी और के यहां पे सीएस नहीं पढ़ाओगे। हो सकता है, नहीं तो ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा ना इंस्टीट्यूट का। अगर मैं कहीं और भी पढ़ाने जाऊंगा तो बच्चे हो सकता है वहां पे भी पढ़ने आ जाए, तो इस इंस्टीट्यूट का लॉस हो जाएगा। तो ऐसे हर जगह पे होता है, ऐसे हर जगह पे होता है। तो वो जो क्रिकेटर्स वगैरह जाते हैं ना, ये लीग खेलने जाते हैं, तो ये परमिशन लेके जाते हैं, या परमिशन तब जरूरत नहीं होती जब इनका वो वेकेंट पीरियड होता है, खाली पीरियड होता है ना, छुट्टियों में होते हैं ये लोग, जब इनका कोई तो खाली होते हैं तब अलाउड है। लेकिन मान लेते हैं अभी पीरियड है तो वे इनको लेके फिर भी परमिशन तो लेनी पड़ती है, इनको बताना पड़ता है कि हम यहाँ जा रहे हैं। ऐसे नहीं जा सकते कि, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको पूरे साल के पैसे मिल रहे हैं जितने भी ये। अच्छा आप देखते हो ना टीवी में एड्स आती है ना, ये ब्रांड एम्बेसडर सो कॉल्ड, जितने भी अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे होते हैं, आमिर खान कर रहे, जो भी कर रहे होते हैं, धोनी वगैरह सब लोग कर रहे होते हैं, तो इनका उन कंपनीज के साथ एक टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मान लेते हैं अमिताभ बच्चन एक पर्टिकुलर, आप देख लेना कभी भी, 2 डिफरेंट ब्रांड्स हैविंग अ सेम प्रोडक्ट, सेम एम्बेसडर नहीं हो सकते, इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाएगा ना भाई। अमिताभ बच्चन अगर एक मोबाइल फोन की ऐड कर रहा है तो वो दूसरे मोबाइल फोन की ऐड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या उसे पैसा अच्छा नहीं लगता कमाना? नहीं, जिसके साथ उसका पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उसने पहले ही लिख दिया होगा इस ड्यूरेशन में तू किसी और के साथ सेम। हाँ, अमिताभ बच्चन एक मोबाइल का कर रहा है, ठीक है, उधर कुछ खाने पीने का कर रहा है, तो क्या उसमें मोबाइल कंपनी का कोई इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है? नहीं। दैट इज द थिंग। और ये मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी लॉयर्स होते हैं, अगर किसी ने आगे जिंदगी में जाके लॉ पढ़ना है, आप में से किसी ने लॉ पढ़ना है, लीगल एलएलबी करनी है, मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्ट्रांग हो जाए ना, तो आपकी एलएलबी बहुत अच्छी होगी। जिसने एलएलबी, क्योंकि सीएस का कॉम्बिनेशन एलएलबी के साथ बहुत अच्छा बनता है। बीच में हमारा एक चीज थी, तो हम गए थे कहीं लॉयर से, हमारा डिस्कशन था, मैं और गेडेस, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ही टर्म्स बता रहा था, और हम केडीएस और मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे, बीइंग लॉ के टीचर। लोगों को ये चीजें पता ही नहीं है। आप खुद सोच लो, आज आपने फर्स्ट क्लास की है, तो आपकी अपने दिमाग में कुछ चीजें कैसे अपडेट हो गई होंगी। अच्छा ये भी है, अच्छा वो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो स्टार्ट हुआ है। और जिन्होंने, मैं इसलिए पूछता हूँ, किसी ने पढ़ रखा है तो मुझे तो उनको और पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी नॉलेज अपडेट ही होगी, ये तो श्योरिटी है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, लॉ को लॉ की तरह पढ़ना, लॉ को हिंदी नहीं करनी। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट सेम होते हैं। कहाँ सेम है? देखो, टीचर बीकॉम में सेम बोल देते हैं, टीचर तो बीकॉम में वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को सेम बोल देते हैं। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है, सेम होता है तो फिर अलग सेक्शन क्यों है उनके? भाई सीधा ही क्वेश्चन है, उनके 2 अलग सेक्शन है, सेम होता तो स्लैश करके डालते हैं ना, सेक्शन सेम, अलग क्यों सेक्शन है उसके? देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट तो वॉइड एब इनिशियो होता है, उसकी कोई बिगिनिंग से ही उसकी वैलिडिटी नहीं है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, बट सर्टेन सर्कमस्टांसेस की वजह से वॉइड हो रहा है। पढ़ेंगे आगे।
तो ये चीजें मैं लॉ को बोल रहा हूँ, लॉ की तरह पढ़ना है, लॉ को हिंदी की तरह नहीं पढ़ना। टर्म सेम आ गई, सेम मीनिंग हो गया, ठीक है, मतलब हो गया, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये पॉइंट समझ आते हैं? तो व्हाट इज अग्रीमेंट? अग्रीमेंट की डेफिनेशन कोई मेरे को सुना सकता है बिना पढ़े, बिना नोट्स देखे? व्हाट इज एन अग्रीमेंट? जलंधर, शाबाश, प्लीज। ये साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे, बहुत बड़ा एक्ट है ना बेटा, साथ साथ हो जाएगा। हाँ बेटा, वेरी गुड। अग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस, मैंने तोड़ के बता दिया, और सेट ऑफ प्रोमिसेस। यानी इसका मतलब क्या हो, एक या एक से, लॉजिक भी बनता है ना, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में आप डिफरेंट प्रोमिसेस कर सकते हो। वो प्रोमिसेस किसी काम को करने के लिए भी हो सकते हैं, किसी काम को ना करने के लिए भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। पॉइंट समझ आता है एवरीवन? और ये नेगेटिव वाले बहुत ज्यादा होते हैं रियल लाइफ, किसी को रिस्ट्रेन करना है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और छोड़ो, जो सैलरीड क्लास होते हैं ना, जिनकी जॉब्स होती हैं, तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर क्या है? वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करके देना होता है, उसमें टर्म्स लिखी होती हैं। वो टर्म्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की तो है, आप अग्री कर रहे हो इन टर्म्स पे, तो उसमें भी ये पॉइंट होता है, इस ड्यूरेशन में 9 to 6 में आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते। उनका इंटरेस्ट खराब नहीं हो जाएगा, नालायक सैलरी उससे ले रहा है, काम कहीं और कर रहा है। बट वो टर्म्स, लॉ हमेशा कहता है रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल नहीं। सब कुछ लिखा है लॉ, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। मेरे को तो ये पढ़ाने में मेरे को बड़ा मजा आता है। ऐसी मजा इन द सेंस है ही है, बच्चों को नॉलेज, बच्चों को क्या, बड़ों को भी होनी चाहिए, बड़ों को भी नहीं पता ये चीज। इसीलिए हमारी सोसाइटी में ना लोग बेवकूफ बन जाते हैं बड़े आसानी से। ये लॉ है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बड़ा ही जबरदस्त है, ठीक है। तो ये पॉइंट, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस समझ आता है। फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट। तो अब एक काम करते हैं, जितना हमने पढ़ा है मैं उसको चार्ट की फॉर्म में आपको बना के दिखाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? सो कॉन्ट्रैक्ट जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, देयर मस्ट बी एन, ये लास्ट दिन के लिए आपके लिए, अग्रीमेंट प्लस क्या होना चाहिए, इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है जी, इतना हमने पढ़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2 क्लॉज H, सेक्शन 2 क्लॉज अब कई बच्चे आते हैं ना, पढ़ के आते हैं, उन्हें बोलो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H, 2 सब सेक्शन H। तो यहां पे मैंने आपको सिखा रखा है सीक्वेंस, ठीक है सर। डेफिनेशन सेक्शन है, यहाँ पे सर सेक्शन 2 डेफिनेशन है, उसमें जितने भी पॉइंट्स है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पे सेक्शन के बाद सीधा क्या आता है, क्लॉज, बताया था ना। तो सेक्शन के बाद सब सेक्शन वाला मूवमेंट हट जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज H कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, एंड अग्रीमेंट की डेफिनेशन कहां डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज E में। अच्छा, अब अग्रीमेंट में हमने दो चीजें पढ़ी थी। अग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस सपोर्टेड बाय क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन। तो इसका मतलब अग्रीमेंट में दो चीजें होंगी, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। हमने यहां तक पढ़ लिया है ना, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। अब ये जो अगली क्लास का बता रहा हूं। अब ये जो प्रॉमिस है हम आगे पढ़ेंगे, ये प्रॉमिस में दो, प्रॉमिस तभी बनता है जब दो पार्टीज होती हैं, मिनिमम 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, यस और नो। तो प्रॉमिस तभी बनता है जब 2 पार्टी होती हैं। कभी भी कोई पर्सन अपने आप से कोई प्रॉमिस नहीं, वो वाले प्रॉमिस की बात नहीं कर रहे, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आज से 2 घंटे ज्यादा पढ़ूंगा, मैं आज से 2 गिलास दूध पीऊंगा, ये उन प्रॉमिस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो प्रॉमिस है ये कब बनेगा, ये प्रॉमिस में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, एक पर्सन कुछ ना कुछ ऑफर देगा एंड दूसरा पर्सन उसको क्या करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा। तो टर्म आएंगी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। व्हेन द ऑफर इज प्रॉपरली एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो इसका मतलब ऑफर की डेफिनेशन आगे आएगी सेक्शन 2 क्लॉज ए में, एक्सेप्टेंस की आगे आएगी सेक्शन 2 क्लॉज बी में, कंसीडरेशन की आगे आएगी सेक्शन 2 क्लॉज डी में। डी फॉर डेली।
प्लीज। यहां पे मैं आपको एक कोर्स से हटके चीज बताने जा रहा हूं। नॉर्मली जब डेफिनेशन सेक्शन होते हैं ना, डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है उसमें जो क्लॉज होती हैं वो क्लॉजेस जैसे ए बी सी डी है या 1 2 3 4 है, कुछ भी हो सकती हैं। तो वो क्लॉजेस डेफिनेशन के अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में होती हैं। यानी जो डेफिनेशन अल्फाबेटिकली, जैसे अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगी, ए वाली फिर बी वाली, उस सीक्वेंस में होती है। लेकिन आप यहां देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है जहां पे आप देखो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां आ रही है, 2 क्लॉज एच में, एक्सेप्टेंस की कहां आ रही है, बी में, ऑफर की कहां आ रही है, ऑफर अल्फा ओ जो है अल्फाबेटिकली बाद में है ना, लेकिन उसकी डेफिनेशन कहां है, सेक्शन 2 क्लॉज ए में। ये एक्सेप्शन है, बट नॉर्मली जब आप कंपनी लॉ आगे पढ़ोगे, मैं आपको बता रहा हूं, आगे जब भी कहीं मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे तो वहां पे जो डेफिनेशन सेक्शन है, जैसे ए बी सी डी क्लॉजेज हैं, तो ए में पहले ए फॉर एप्पल वाली आएगी, बी में बॉय वाली नहीं, बी में ए से ही आ सकती है, मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज होगी वो। जैसे अगर नॉर्मली अगर मैं बोलूं अल्फाबेटिकली यहां अरेंज होती तो सबसे पहले किसकी आनी चाहिए थी, हाँ जी, किसकी आनी चाहिए थी, एक्सेप्टेंस की आनी चाहिए थी ना, जबकि नहीं है। पॉइंट समझ आता है? ये एक्सेप्शन है। अब इसका लॉजिक कहीं नहीं है, हो सकता है उस टाइम पे ये चीज सोची ना गई हो, क्योंकि 1872 का एक्ट है, उसके बाद ये चीज आई हो। ठीक है, कंपनीज एक्ट तो 1956 का था, फिर अब 2013 का है, तो ऐसे तो ये चीज हो सकती है। बट द थिंग इज ये एक्सेप्शन है, नॉर्मली सीक्वेंस वाइज ही होता है। तो आप इसको देखो तो हमने चार्ट में क्या पढ़ लिया, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, एंड अग्रीमेंट में क्या चीज आएगी, प्रॉमिस होना चाहिए एंड कंसीडरेशन होना चाहिए, राइट। और वो अग्रीमेंट अगर इनफोर्सेबल वाला है, दैट इज व्हिच क्रिएट्स द लीगल रिलेशनशिप, व्हिच क्रिएट्स द लीगल ऑब्लिगेशन, ओनली देन इट फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम लोग, चार्ट बनाएंगे, on the basis of enforceability, on the basis of execution, on the basis of formation पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना, क्योंकि यूज होगा। थैंक यू वेरी मच।